और अब खबरें विस्तार से। बिपरजॉय तूफान लगातार तबाही मचा रहा है। गुजरात में तूफान से भारी बारिश हो रही है और अब ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बिपरजॉय तूफान तबाही मचा रहा है। तूफान के जगहों तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में दिख रहा है। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए हैं। तूफान के चलते भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी वहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। तूफान की वजह से मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखोपोट, मुंद्रा और गांधीधाम सहित पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 900 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है, जबकि रास्ते बंद होने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। बिपरजॉय तूफान कल जखो तट से टकराया था। लैंडफॉल आधी रात तक चला। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के बाद राहत बचाव कार्य भी जारी है। 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया। बिजली आपूर्ति भी बहाल की जा रही है। गुजरात के तट से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार कम हो गई और अब ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तूफान से बाड़मेर में भी भारी बारिश हो रही है। हालांकि इस बीच राहत और बचाव कार्य की तैयारियां भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक और बहुत अहम खबर मणिपुर से। मणिपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने मंत्री के इम्फाल के कोंगबा स्थित आवास पर तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। हमले के वक्त मंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार यानी मौजूदा राज्य सरकार जो मणिपुर की सरकार है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। मंत्री आर के रंजन सिंह ने कहा कि मैं कोच्चि में हूं और अपने राज्य में नहीं हूं। मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था। मेरे घर पर हमला होने पर मुझे दुख है और अपने राज्य के नागरिकों की ओर से ऐसे रवैये की अपेक्षा नहीं की थी। मणिपुर के हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवा 20 जून तक के लिए निलंबित कर दी गई है। मणिपुर में कर्फ्यू के बावजूद इस हफ्ते हमलों और झड़प के मामले हफ्ते भर सामने आते रहे। I was working for the last 30-40 years for the ethnic harmony and respecting others. There is no religious issue. We are free. India, you know, is secular. Anybody can, any community can have their own faith. There is no restriction, not on that base. But this is unwanted and this is unguarded incident. Some of my houses were burned down. That is my own sweat earning money. I am not a corrupt. Under the political regime of the Prime Minister, there was no one is corrupt in this regime. So I do not know, this is also mob. If it is a religion, I am a Hindu. Attackers was Hindu. It is not religion. It's clearly proved that. So this is a mob. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़पों को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अहम बयान दिया है। सीएम ने कहा कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस हमारा सहयोग चाहती है और हम पर हमले भी करती है। हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। बता दें कि बंगाल पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया है। टीएमसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है और बीजेपी कांग्रेस की गोद में। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस को हमसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज के তোমরা বলছো বাংলায় শান্তি নেই, কিসের শান্তি? সিপিএম এর আমলে কোন শান্তি ছিল? শ্মশানের শান্তি। कांग्रेस অনেক রাজ্য চালিয়েছো,
সিপিএমের সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। জিজ্ঞেস করুন কোন দিন হয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমি ফিগার দিয়ে বলছি, কালকে মনোনয়নের লাস্ট ডেট ছিল। কোনদিন শুনেছেন বাংলায় কেন কোন রাজ্যে যেখানে দলীয় পঞ্চায়েত আছে 2,31,000 নমিনেশন ফাইল হয়েছে? যারা বলছেন হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না, 61,000 বুথ আর দুটো বুথে গন্ডগোল নিয়ে তুমি চিৎকার করে বেড়াচ্ছ। একটা পরিবারে মা ভাই বোনেরা থাকলেও, থালা বাসন থাকলেও কখনো ঠোকাঠুকি হয়, আবার পরিবার সেটা মিটিয়ে নেয়। এটা কোনো ম্যাটার নয়, কারণ পরিবারটাকে অটুট রাখতে হয়। और चेन्नई की एक कोर्ट ने 15 जून को तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी की 8 दिन की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने बालाजी के भाई आरवी अशोक कुमार और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और राज्य की स्टालिन सरकार में तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सिफारिश पर शुक्रवार को वी सेंथिल बालाजी के संभाले जा रहे विभागों को राज्य सरकार के दूसरे मंत्रियों को गवर्नर आर.एन. रवि ने आवंटित कर दिया, लेकिन बालाजी के मंत्रिमंडल में बने रहने पर सहमति नहीं जताई। इस पर स्टालिन की पार्टी डीएमके ने कहा कि ये उनके अधिकार में नहीं है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी का कहना है कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। यह रिपोर्ट देखिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जेडीयू और मांझी फैमिली के बीच वार पलटवार तेज है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। नीतीश ने कहा कि 23 जून की मीटिंग में मांझी आना चाहते थे, लेकिन अगर वो आते तो विपक्षी दलों की बात बीजेपी तक पहुंचाते, लिहाजा उन्हें अलग कर दिया गया। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मत करिए, नहीं तो अलग तो हो गए अलग, तो ठीक है हुआ। नीतीश के आरोप पर जीतन राम मांझी ने फौरन पलटवार किया। मांझी ने कहा जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो खुला दिल के आदमी है और हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज से हैं, जिसको भैया कहते हैं, सियासन कहते हैं, इसमें बेईमानी कभी नहीं होती, ईमानदारी से वो काम करता है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी ऐतराज जताया है। संतोष सुमन ने उल्टा जेडीयू नेताओं पर ही आरोप मढ़ दिया। आज भी जेडीयू नेताओं की बीजेपी से अंदरूनी बात होती है, ये कह दिया। भेदिया होने के बात है तो गंभीर आरोप है। अगर आपको लग रहा था कि हम लोग भेदिया बन सकते हैं तो आप 23 तारीख की मीटिंग में हम लोग कहते हैं कि बाहर रहिए, हम लोग बाहर रहते हैं, आप ही लोग मीटिंग कर लेते हैं। हम कहाँ कह रहे थे कि हम 23 तारीख को मीटिंग में जाएंगे। मांझी को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत दो धड़े में बट गई। महागठबंधन के नेता नीतीश के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो बीजेपी और एलजेपी के नेताओं ने सीएम के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। यानी इस मुद्दे पर बयानबाजी आगे भी चलते रहने की गुंजाइश है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मांझी के खिलाफ सीएम नीतीश के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है, तो महागठबंधन ने सीएम के बयान को सही ठहराया। मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है कि जिसके साथ रहे उसके पीठ में खंजर मारते रहे और इधर का मार उधर करते रहे। तो वो अपने चरित्र के जैसा ही श्री जीतन राम मांझी जी को सोच रहे हैं, जबकि श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के लिए सब दिन सदा तत्पर रहे हैं। मंत्री बनकर रहिएगा महागठबंधन की सरकार में, और मंत्री जी के पिताजी घूमते रहेंगे एनडीए नेताओं के घर,
दिन के उजाले तो छोड़िए, रात के अंधेरे में भी जाके मिलते रहेंगे। भाई जिसके साथ हैं उसके साथ रहिए। ये क्या बात हुई कि सरकार में बने रहने के लिए आप महागठबंधन के साथ और मलाई चावने के लिए, जासूसी करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए एनडीए के साथ। तो अच्छा हुआ चले गए, बेहतर होता कि नीतीश जी उन्हें बाहर करते, लेकिन चलिए खुद ही चले गए तो अच्छी बात। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को बिहार का माननीय मुख्यमंत्री बनाया, तो आदरणीय मांझी जी को श्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है वो सही कहा है। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा स्तरहीन हो चली है, बौखलाहट में कुछ भी अनर्गल बोल दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बीजेपी के भेदिया हैं, कल तक आपके साथ थे तो सब बढ़िया था, जैसे ही अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपसे अलग हुए तो बुरे हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सोचिए कि एक स्तंभ आपके विपक्षी एकता का जो काफी महत्वपूर्ण था वो आपसे अलग हो गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जे के पर टॉप एट 10। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून हटाने पर एमपी का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री ने कांग्रेस से धर्मांतरण को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस पर जिहादियों के साथ होने के आरोप तक लगा डाले। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं बल्कि मुगलों का भी जीन मौजूद है। बात चाहे सेना के अपमान की हो चाहे राष्ट्रवाद की हो, कांग्रेस देश का भी अपमान करती है और राष्ट्रवाद का मखौल उड़ाती है। इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ कि कांग्रेस के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द किए जाने पर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस काउंटर कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक में हमारी सरकार है और जो जनहित में फैसले होंगे वो हम जरूर लेंगे। वीडी शर्मा जी हो या नरोत्तम मिश्रा जी हो, बात मध्य प्रदेश की करें। क्या वीडी शर्मा जी या नरोत्तम मिश्रा जी कर्नाटक के अध्यक्ष हैं? धर्मांतरण विरोधी कानून कर्नाटक में रद्द किया गया,
लेकिन उसकी धमक एमपी में सुनाई दे रही है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। जहां कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी कर्नाटक सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त करने के फैसले को जनता के सामने रखने की बात कहती है। और सनातन की रक्षा के लिए के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी है। कटनी पहुंचने के बाद शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है, उन्हें यह सलाह दी है, उन्हें मशवरा दिया है। इस सलाह पर सवाल उठने लगे हैं। देश में धर्मांतरण, जनसंख्या सहित ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर बयानबाजी होती रहती है। बयानबाजी के इस दौर में काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी शामिल हो गए हैं। कटनी में कथा के दौरान शंकराचार्य ने हिंदुओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 5 बच्चे पैदा करें। इसके साथ ही धर्मांतरण पर भी उन्होंने बयान दिया। नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, धर्मांतरण पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ानी है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के बयान पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आई। जहां एक और बीजेपी ने इसे शंकराचार्य का निजी बयान बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि जो सरकार के कार्यकाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ऐसी सरकारों को बदल देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, पहले तो उनके निजी विचार है, निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अनुभव तो कहता है, यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं। जिस सरकार के नेतृत्व में हिंदू खतरे में है, मैं समझता हूं सबसे पहले उस सरकार को बदलना चाहिए। आपको बता दें कि कटनी के बंजारी में श्री हरिहर तीर्थ कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य ने प्रवचन के दौरान ये बात कही। कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार ने राजधानी दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी NMML का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया है। सरकार के इस कदम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस कदम की तीखी आलोचना की है, तो वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था। संस्कृति मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि NMML की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला किया गया। सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदले जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। 3 मूर्ति के पास बना हुआ नेहरू मेमोरियल अब प्रधानमंत्री मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। 25 तारीख को इस सोसाइटी की बैठक हुई, जिसके उपाध्यक्ष है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। NMML नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की बैठक में यह तय किया गया कि अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम पर रखा जाएगा। और जिस तरीके से पिछले साल इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो इसी घर में रहा करते थे और उनसे जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर रखी गई थी, म्यूजियम के बतौर यहाँ रखी गई थी। और पिछले साल प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम लोग आकर यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि आजाद भारत के जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई जो जीवनी है, उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी जाएंगी। और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय पिछले साल आम जनता के लिए खोला गया था और आज इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर जो चीजें हैं पुराने प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई वो भी यहाँ पर रखी जाएंगी। इसके साथ कई तरीके के जो लाइट शो हैं वो भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। रेनोवेशन का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है।
है। और देखें तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जिस तरीके से किया जाता है और तमाम जो प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आकर जो लोग हैं वो देख सकते हैं, जान सकते हैं उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज को। हालांकि प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम जिस तरीके से अब नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, इस पर जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर है। कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनका कहना है कि ये प्रतिशोध की वजह से किया गया है, तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की आ रही हैं। लेकिन अब 3 मूर्ति पर बने हुए नेहरू म्यूजियम को आने वाले समय में प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपने प्रधानमंत्री, अपने देश के बारे में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था जब इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था कि अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में लोग किस तरीके से जान सके, इसीलिए ये प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। इसके साथ जो प्रधानमंत्री हैं जो अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर संग्रहालय में रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का बोर्ड भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो अब आने वाले समय में नेहरू म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन बीरू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 9 जून 2023 को खत्म सप्ताह पर विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 593.74 बिलियन डॉलर पर आ गया है। इसके पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 595.06 बिलियन डॉलर रहा था। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में 1.31 बिलियन डॉलर की कमी आई है और यह घटकर 593.74 बिलियन डॉलर पर आ गई है। हिमाचल के चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड का मामला गर्माता ही जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने 19 और 20 जून के पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वीएचपी ने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। वीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होगा। हर जिले में विरोध रैली निकाली जाएगी और डीसी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की जाएगी। वीएचपी ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है और यही एनआईए से जांच कराए जाने की मांग पहले जयराम ठाकुर, जो कि आप विपक्ष के नेता हैं, वो भी कर चुके हैं। हम तो मांग करते हैं कि उनको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जो ऐसे जो एलिमेंट हैं उनको एक नसीहत मिले, आगे के लिए भी एक संदेश मिले समाज को कि इस प्रकार की हत्याकांड जो है वो उनसे हमें आगे बचना चाहिए, इस प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। दूसरा, केंद्र सरकार से मांग है, क्योंकि जैसा वो परिवार जैसी उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है, वो अनेक प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा है। ऐसा लगता है, ऐसी सूचना भी है पोस्ट कि वह वन माफिया के रूप में भी काम करता रहा है। सरकारी ज़मीन 100 बीघे उस परिवार ने दबा रखी है और जम्मू कश्मीर के भी कुछ ऐसे जो देशद्रोही तत्व हैं उनके साथ भी उसकी सांठगांठ है। तो इसलिए मेरा केंद्र सरकार से भी मांग है कि एनआईए के माध्यम से भी उस परिवार की जांच करवाई जाए और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जो कि वहाँ के जिला प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया, यद्यपि हम बार बार उनको बोलते भी रहे हैं। और पूरा हिंदू समाज इसके लिए बड़ा आहत है, आंदोलित भी है। वहाँ के प्रशासन के पास भी, यहाँ तक कि उसकी इंक्वायरी के लिए भी हमें बड़ा एक आंदोलन करना पड़ रहा है। वहाँ की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग और अनेक हिंदू संगठनों के लोगों ने एक आंदोलन वहाँ पर करने की पश्चात ही वहाँ पर प्रशासन जो है वो जागा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक और निर्णय लिया है कि आने वाला यह जो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 जून और 20 जून को सोमवार मंगलवार को पूरे प्रदेश के जो जिला उपायुक्त हैं हमारे, उनके माध्यम से हम लोग महामहिम जी को एक ज्ञापन देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जी के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।